हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप की। तो उन्होंने चाइना के ऊपर इंपोर्ट पे एडिशनल टैरिफ लगा दिया है 10% का। साथ में 4 मार्च से लागू हो जाएगा। अभी 10% है, उसके ऊपर 10% लगाया गया है। और जो उन्होंने मेक्सिको और कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाया था, जिसको पॉज किया गया था, वो भी 4 मार्च से चालू हो जाएगा। साथ में यूएसए वालों ने बोला है कि वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से एग्जिट करने का प्लान कर रहे हैं। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ये है, जहां पर भी खर्चा होता है वहां पर एग्जिट किया जाए, पूरा ध्यान दिया जाए कि किस तरीके से यूएस की इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है, चाहे बाहर की इकोनॉमी से हमारा रिलेशनशिप खराब होते चले जाए। अभी रिसेंटली उन्होंने जेलेंस्की जी को बहुत ही खतरनाक तरीके से लाइव वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्रिटिसाइज किया है, जहां पर बहुत गंदे तरीके से बात करी है। मतलब पॉइंट तो रखा है, पर जिस तरीके से बात करी जा रही थी वो चीज सही नहीं थी। और इसका रीजन क्या था कि भाई यूएस यूक्रेन की 500 बिलियन डॉलर की एक मिनरल डील साइन होनी थी, उसको कंट्रोल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपना पावर कंट्रोल डोमिनेंस दिखा रहे थे और उस चक्कर में वो डील नहीं हो पाई। ये इंसिडेंट के बाद में जेलेंस्की को सपोर्ट करने के लिए यूरोप से बहुत बड़े बड़े लीडर्स निकल के आते हैं, जो कहते हैं भाई हम आपके साथ में हैं। और ये बहुत बड़ी चीज हो रही है। एक जगह पे यूएस सोच रहा है कि आईएमएफ छोड़ दूंगा, वर्ल्ड बैंक छोड़ दूंगा, हर एक कंट्री के ऊपर बहुत खतरनाक टैरिफ लगा दूंगा और अपने हिसाब से सारी चीजें कंट्रोल करूंगा। बट ये बात मैंने पहले ही बोली थी, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर रिटेलिएशन होता है, सबके सब लोग कहते हैं कि ठीक है तुम मेरे पे लगाओ, मैं तुम्हारे ऊपर लगाता हूं, तो यूएस का हाल ज्यादा बुरा होगा। यूएस को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी खराब रहती है, ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा डेट के ऊपर रहते हैं। अगर उनके ऊपर भी एडिशनल टैरिफ लगना शुरू हो गया ना, तो वहां की इकोनॉमी का और बैंड बच जाएगा। पहले इस टैरिफ के चक्कर में वहां के लोगों को महंगाई देखनी पड़ेगी। अब यूएस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी होने वाला है आने वाले कुछ टाइम के अंदर, इन्फ्लेशन। उसको किस तरीके से टैकल करेंगे वो भी देखने वाली बात है। और मजे की बात यह है, चाइना से कैसे अब लड़ोगे। अगर हम एनवीडिया की बात करके चले, जो कि मेरे हिसाब से यूएस की इस टाइम पे सबसे बड़ी बेट है, उनको लगता है फ्यूचर के अंदर जो सबसे बड़ा प्लेयर यूएस से निकल के आएगा वो अभी एनवीडिया दिखाई दे रहा है। अब पिछले कुछ टाइम से एनवीडिया वाले कह रहे हैं हुआवे हमारा कॉम्पिटिटर निकल के आ रहा है। 2023 से पहले नहीं बोलते थे, पर पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं हुआवे कॉम्पिटिटर निकल के आ रहा है। अब देखो कहानी समझो, कोविड के आसपास ना यूएस वालों ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी हुआवे के ऊपर कि भाई आपको कोई भी अमेरिकन टेक नहीं मिलेगा, मतलब एंड्रॉइड भी नहीं यूज कर सकते, आप हमारी टेक्नोलॉजीज नहीं यूज कर सकते, 5G यूज नहीं कर सकते। इस चक्कर में हुआवे वालों ने दबा के पैसा खर्च किया और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी, अपना खुद का ओएस सब कुछ बनाना शुरू किया। और अभी हमने पिछले कुछ टाइम में ही देखा है कि चाइनीज मार्केट के अंदर हुआवे सबसे बड़ा मार्केट शेयर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना के अंदर आईफोन का मार्केट शेयर घटता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, इसका रीजन ये भी है कि उनका एप्पल इंटेलिजेंस अभी उस लेवल पे नहीं है, बट हुआवे बिक रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये बैकफायर करता हुआ दिखाई दिया ना हुआवे से पंगा लेना। अब तुम जीपीयूज में भी पंगा ले रहे हो, हुआवे उसको भी बिल्ड कर देगा फ्यूचर के अंदर। क्योंकि भाई देखो, जरूरी नहीं है टेक्नोलॉजी आपको स्क्रैच से बनानी होती है। रिवर्स इंजीनियरिंग नाम की भी चीज होती है, जहां पर आप एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी उठाते हो, समझते हो और उसके हिसाब से अपना सारा का सारा सिस्टम बना लेते हो। तो अगर यूएस वर्सेस चाइना होता है, मैं वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अगर ट्रेड वॉर होती है और ऐसी चीजें होती है, तो यहाँ पे यूएस को नुकसान हो सकता है। अभी के टाइम पे 76% जो ईवी गाड़ियां बिकती है ग्लोबली, वो चाइना से निकल के आई है। अभी यूरोप में नहीं बिक रही है। अगर यूरोप से बाहर की बात करके चले, तो ईवी के अंदर डोमिनेंस कहीं ना कहीं चाइनीज गाड़ियों का है। ब्राजील 82%, थाईलैंड 77, मैक्सिको 70, इंडोनेशिया 75, मलेशिया 52%, नेपाल 74%, इजराइल 64%। तो बहुत बड़ा मार्केट शेयर है अगर ओवरऑल हम बात करके चले तो। इंडिया के अंदर ढंग से आने नहीं दे रहे, वरना इंडिया के अंदर भी मार्केट शेयर बना लेते हैं। तो अगर हम ईवी गाड़ियों की बात करके चले तो उसके अंदर भी आगे जा रहे हैं। इसका रीजन ये भी है ना, एक तो मिनरल्स इनके पास में है चाइना वालों के पास, इस चक्कर में बैटरी इन्हीं से बन के निकलेगी एक तरह से, मान के चलो। अब बाकी जगहों से बैटरी बनाना भी रिलेटिवली मुश्किल होगा, एक्सपेंसिव होगा। तभी डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को पुश कर रहे थे कि भाई ये मिनरल डील कर दो, क्योंकि मिनरल डील हो जाती, अब इनको बैटरी के लिए सामान मिलना शुरू हो जाता और चाइना पे डिपेंडेंसी खत्म होती हुई दिखाई दे सकती थी, खास करके बैटरी टेक के ऊपर। क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड हमको क्लीनर एनर्जी की तरफ जाना है, बैटरी को स्टोरेज करने के लिए चीजें चाहिए होगी, तो कहीं ना कहीं चाइना एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और अगर हम एआई की बात करके चले, जो डीप सीक मॉडल है चाइना का, वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्लेयर्स जो कि यूएस के चैट जीपीटी जैसे, उनको टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले बातें निकल के आई थी कि भाई ये सारे डेटा फेक है, ऐसा है वैसा है, बट अभी फाइनेंशियल डेटा रिलीज किया गया है। 545% कॉस्ट टू प्रॉफिट रेशियो उन्होंने कहा है, इस लेवल के मार्जिन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं डीप सीक वाले। उन्होंने बोला ये जो हम अभी आपको बता रहे हैं, ये एक
कैलकुलेशन थ्योरेटिकल चीज है कि अगर XYZ पैरामीटर्स के ऊपर हमारे प्रोडक्ट को यूज किया जाता है तो, बट फिर भी बहुत बड़ी बात है ना, ओपन एआई दबा के लॉस कर रहा है। अब ये डीप सीक वाले कह रहे हैं इतना हाई मार्जिन बन सकता है, इसका मतलब यही है ना, जितनी पावर की जरूरत है आपको रिजल्ट लाने के लिए उतनी शायद पावर की रिक्वायरमेंट ना हो अगर ढंग से मॉडल बनाया जाए तो। इस पूरे कंसेप्ट को मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, आई बटन में दे देता हूँ, उसको समझ लेना। इसमें पूरा समझाया था कि क्यों डीप सीक एक बहुत बड़ा खतरा है यूएस के लिए। और अब इतनी सारी कहानियां होती हुई दिखाई दी है, इसके साथ में हमारी फ्राइडे को मार्केट भी बर्बाद होती हुई दिखाई दी है, ब्लड बाथ दिखाई दिया था, एकदम क्रैश सी करी है मार्केट। उस टाइम तक बहुत सारी खबरें तो नहीं आई थी, बट कहीं ना कहीं टैरिफ वाली खबरें आ गई थी और टैरिफ के चक्कर में हमारी मार्केट पे दिक्कत दिखाई दी थी। और अभी देखना है जो डीप सीक वाली न्यूज निकल के आई है, इसकी वजह से एआई या फिर टेक स्टॉक्स के ऊपर भी फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है ग्लोबल लेवल के ऊपर। अगर हम निफ्टी की एफएमसीजी इंडेक्स की बात करके चले तो वो लॉन्गेस्ट लूजिंग सीक पे आ गया 18 साल में। ये बड़ा नंबर है भाई, 18 साल का रिकॉर्ड टूट गया एफएमसीजी सेक्टर का। और अगर नितिन कामत जी की बात करके चले तो उन्होंने बोला है कि भाई कोई आइडिया नहीं है, मार्केट और भी घट सकती है, मार्केट का और भी बुरा हाल हो सकता है। उनका ये कहना है कि फरवरी के महीने के अंदर 4000 पॉइंट से ज्यादा हमको सेंसेक्स घटता हुआ दिखाई दिया है, मतलब 5% मंथली लॉस हुआ है। निफ्टी 50 5 महीने से कॉन्स्टेंटली हमको घटता हुआ दिखाई दे रहा है। 1996 का लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है अगर हम डाउनवर्ड ट्रेंड की बात करके चले तो। उन्होंने 2 चार्ट रिलीज करे इक्विटी मार्केट और ऑप्शन मार्केट के। आप चार्ट को देखो एक बार कि भाई मार्केट तो बढ़ती हुई दिखाई दी है, और पिछले कुछ टाइम से आप देखो मार्केट एकदम नीचे घटती हुई दिखाई दी है। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो यहाँ पे चार्ट में अगर आप देखोगे रिटेल भी घटता हुआ दिखाई दिया, ओवरऑल भी घटता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ओवरऑल ऑल्सो इंक्लूड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से भी मार्केट क्रैश होती हुई दिखाई दे रही है। रिटेल वाला भी अब कम कर रहा है अपनी होल्डिंग। हम सोच रहे थे रिटेल वाले की वजह से मार्केट बची हुई है, रिटेल वाला भी धीरे धीरे अपनी होल्डिंग कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, उस लेवल पे नहीं हो रहा जिस तरीके से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कर रहा है, और मुझे लगता है उस लेवल पे इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि रिटेल के अंदर एसआईपीज वगैरह भी है। अब एक बार इक्विटी वाले ग्राफ को देखो तो सही भाई, कहानी क्या है, 42% डाउन, एकदम जबरदस्त तरीके से क्रैश है। तो ये ट्रेंड अभी आगे भी बरकरार रह सकता है। और इसके बीच में हाउसिंग.com के सीईओ की बात करके चले तो उनका कहना है प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस है अब वो बहुत आगे निकल चुके हैं। अभी मार्केट को ओवर प्राइस बोला जाता था, अब उनका कहना है कि इस टाइम पे जो प्रॉपर्टी के रेट है वो भी भाई ओवर प्राइस हो चुके हैं। यहाँ पर हमको करेक्शन दिखाई दे सकती है, इसका मतलब प्रॉपर्टी के प्राइसेस घट सकते हैं। इस बात को मैं कुछ टाइम से बोल रहा हूँ, इस न्यूज चैनल पे मैंने कई बार बोली है, अगर कोई पहले से फॉलो कर रहा है तो आप देख लो वही ट्रेंड निकल के आ रहा है। एनसीआर के अंदर 50% से ज्यादा इंक्रीज दिखाई दिया है जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस है 2024 के अंदर। बाकी मार्केट्स में डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई दे रही है, और क्या उतनी जरूरत है? नहीं। अभी के टाइम पे इन्वेस्टर्स लेके बैठे हुए ज्यादातर प्रॉपर्टीज, मतलब जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा फंड था उन्होंने कहा भाई 2-4 घर ले लो, नोएडा में ले लो, गुड़गांव में ले लो, रेट बढ़ेगा कल कमा लेंगे। अब लोगों के पास पैसा है नहीं लेने का, अब उन्होंने प्रॉपर्टी में पैसा फंसा रखा है। अगर डिमांड नहीं होगी तो क्या होगा? प्राइस नीचे जाएगा, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ती हुई दिखाई देगी, इस चक्कर में प्राइस नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। उन्होंने एक बात बोली है, जो सेकंड होम मार्केट है ना वो हमको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जैसे अभी लोग गोवा में, कसौली में, ऋषिकेश में और ऐसी जगहों पे जो घर ले रहे हैं वो हमको बूम होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि वहां पर लिमिटेड सप्लाई है प्रॉपर्टीज की। साथ में उन्होंने बोला जो सुपर प्रीमियम प्रोजेक्ट है वहां पर भी इफेक्ट ज्यादा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो पहले से यार इन्वेंट्री कम है ना वहां पे। बाकी अगर हम बायजूस की बात करके चले तो यूएस कोर्ट ने उनको गिल्टी कह दिया है। क्या अब बायजूस जेल में जाएंगे? $533 मिलियन का केस था, जहां पर कहा जा रहा है इनकी कंपनी ने पैसे इधर से उधर करे हैं। और मेन बात यह है, एक विसल ब्लोअर निकल के आया है जिन्होंने बुलाया है कि बहुत सारा इसके अंदर घोटाला हुआ है, बायजूस को बर्बाद करने के लिए, बायजूस को गिराने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटी करी है, जिसमें ईवाई इंडिया है और जो ट्रस्ट है जहां से पैसा लिया गया है वो है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये। तो जो बायजूस है उन्होंने भी लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट डाला था जहां पर बोला था उन्होंने यही वाली बात कि यहाँ पे क्रिमिनल कोल्यूजन है, वो एक्शन लेंगे इसके ऊपर, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। फिर उसके बाद उनका स्टेटमेंट आता है कि भाई मैं कंपनी को बचाऊंगा, मैंने अपना घर सब कुछ गिरवी रख दिया, मैंने सब कुछ बेच दिया, इस कंपनी के नाम पे कर दिया, तो मैं इस कंपनी को नहीं डूबने दूंगा, मैं इस कंपनी को चलते रहने दूंगा। भाई देखने वाली बात है, इंडिया का सबसे बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म का फाउंडर, जिनको कहा जाता था एक विजनरी लीडर, जिनको कहा जाता था भाई आग लगा देंगे, वो ये कर देंगे वो कर देंगे, और कुछ ही टाइम में ऐसा सीन आता है कि वो नेगेटिव में पहुंच जाते हैं। उनके पास घर नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने सारा का सारा जो भी पैसा था वो सबका सब एक तरह से लुटा दिया, क्योंकि कंपनी दबा के लॉस में चल रही थी। और कहीं ना कहीं कुछ कुछ मिसस्टेप्स हुए जिसकी वजह से कंपनी को
खतरनाक तरीके से लॉस देखना पड़ा। मैंने इसके ऊपर भी रिसेंटली केस स्टडी डाली थी, यहाँ पे इस चीज को पूरा एक्सप्लेन किया था कि बायजूस हमको बर्बाद होता हो क्यों दिखाई दिया है। वो बिजनेस लेसन था, उसको देखना समझ में आएगा, बट ये बहुत बड़ी लर्निंग है यार। बायजूस बर्बाद होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम पेटीएम की बात करके चले तो ईडी का नोटिस आया है उनको कि उन्होंने फैमा वॉल्यूशन करी है, 611 करोड़ का नोटिस भेजा गया है। और ये अभी की कहानी नहीं है, ये पुरानी कहानी है। कहा जा रहा है 2015-2019 के बीच में किया गया है, जब इन्होंने लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और नियर बाय इंडिया जो अंकुर वारिकुजू की कंपनी है उसको खरीदा था और एक्वायर किया था और मेजॉरिटी स्टेक्स अपने पास में रख लिए थे। तो कहा जा रहा है यहीं पे कुछ चीज हुई है, बट इनकी कोई सर्विस वर्विस बंद नहीं होगी, सब कुछ चलता रहेगा। बस एक तरह से नोटिस आया है। वीडियो आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी भाई हमारा टेक न्यूज आ गई है भाई हमारे दूसरे चैनल के ऊपर। अगर आप टेक के इंटरेस्टेड हो तो आप उस चैनल पे जा सकते हो और देख सकते हो। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ हफ्ते में 2-3 वीडियोस निकाली जाए। जब लोगों को आदत लग जाए, मजा आना शुरू हो जाए, मुझे ही पता लग जाए लोगों को मजा आ रहा है, तो मैं उसको धीरे धीरे कंसिस्टेंट करना शुरू करूंगा। कंसिस्टेंट मतलब डेली या फिर हर ऑल्टरनेट डेज में हफ्ते में 4 बार टाइप्स करने की कोशिश करूंगा। अगर हम पिरामल फार्मा की बात करके चले तो उनको 1502 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा गया है। और क्यों भेजा गया है? क्योंकि जो पिरामल फार्मा था, जो फार्मास्यूटिकल वाला बिजनेस था, वो बिका था पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड को। तो जो डील हुई थी 2021 के अंदर, इसके अंदर जीएसटी नहीं लगा, ऐसा कहा जा रहा है महाराष्ट्र टैक्स ऑफिस का। उनका कहना है 15% टैक्स बनता था और वो नहीं दिया गया है, उसी का नोटिस दिया गया है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो भाई उनका मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जनवरी में ग्रोथ दिखाई दी है, फरवरी में भी ग्रोथ दिखाई दी है, 28% मार्केट शेयर पहुंच गया। अगर हम टू व्हीलर मार्केट सेगमेंट की बात करके चले तो अभी ओला फिर से रिवाइव होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली उन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल भी चेंज करने की कोशिश करी है, जहां पर इन्वेंट्री मॉडल खत्म कर रहे हैं। जो भी उनके नेटवर्क स्टोर्स है वहीं पे डायरेक्टली स्कूटी होगी, वही अपने आप डिलीवर करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो देखो क्या होता है। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम तो इनके सॉफ्टवेयर में है ना, बाकी प्राइसिंग वाइसिंग सब कुछ सही है। सॉफ्टवेयर अपडेट निकाल के अगर चीजें सॉल्व करी जाए तो बेटर रहेगा। बाकी मोबीक्विक की बात करके चले तो उनके प्राइसेस घटते दिखाई दे रहे कॉन्स्टेंटली। आईपीओ प्राइसेस तो नीचे चली गए थे, अभी और नीचे जाते हुए दिखाई दिए। अब अगर इसके बीच में बिग बास्केट की बात करके चले तो वो आईपीओ निकालने का प्लान कर रहे हैं 18 महीने के अंदर अंदर। और यहाँ पर ना कुछ चीज को हमको ध्यान देना पड़ेगा। उनका टारगेट पता क्या होने वाला है कि उनको ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ चाहिए मतलब रेवेन्यू बढ़ाना। यहाँ पे कोई प्रॉफिट की बात ही नहीं करता ना। मजा तो ये है ना, इतना ज्यादा ग्रांटेड ले रखा है रिटेल इन्वेस्टरों को कि भाई ग्रोथ दिखाओ, अपना नाम कमाओ और बेचो और निकल लो। बायजूस के साथ देखो ना, ग्रोथ दिखाई, मार्केट शेयर कैप्चर किया, आज कंपनी नेगेटिव में जाती हुई दिखाई दी है ना। तो यही रीजन है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वैल्यूएशन ये सारी चीजें ना कंसिडर नहीं करनी चाहिए हमको। ग्रोथ करना कोई गलत नहीं है, फंडिंग लेना कोई गलत नहीं है, लॉस में जाना भी कुछ गलत नहीं है, बट किस टाइम पे लॉस पे जाना है, कहां पर क्या चीज कंसिडर करनी चाहिए, थोड़ा सा उसको अगर बिजनेस सेंस में सोचा जाए तो बेटर रहेगा। बिग बास्केट अभी अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर कर चुका है, सब लोग उनको जानते हैं। क्विक कॉमर्स के अंदर वो घुस रहे हैं, उनके पास में पूरा सिस्टम है, पार्टनर्स है, सारे कुछ है। तो अगर वो ग्रोथ करते हैं और पॉजिटिवली ग्रोथ करते हैं तो मजा आएगा। बट अगर वो ग्रोथ करते हैं कि भाई ग्रोथ करनी है हमको क्योंकि क्विक कॉमर्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ज़ेप्टो इस रेस को जीतना जाए, इट्स बेटर कि हम भी कैप्चर कर ले, तो बात अलग हो जाएगी। इन्होंने अच्छी चीज ये करी है, अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। मेडिसिन, लग्जरी फैशन, फूड, इलेक्ट्रॉनिक, सब में ताज फूड प्रोडक्ट्स इन्हीं का है, टाटा का ही स्टारबक्स है। तो ये दोनों चीजों को अपनी ऐप के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं, 10 मिनट में डिलीवर कर देंगे। तो इन दोनों चीजों से पता क्या होगा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगी। एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, जैसे कि मान के चलो आपने 2000 रुपए की आइटम बेची, तो 2000 रुपए की आइटम अगर आप बेचते हो तो आप प्रॉफिट हमेशा ही कमाओगे। मान के चलो अंटर कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट में आप प्रोडक्ट दो, बट मान के चलो आप पैसा कमाओगे ही कमाओगे अगर आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज्यादा होगा। लास्ट मेरी किसी फाउंडर से बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को एक स्वीट स्पॉट दिया था 650-700 रुपए के आसपास का, कि अगर 650-700 रुपए एवरेज ऑर्डर वैल्यू हो जाता है हर एक स्टोर का, तो वो ब्रेक इवन होता हुआ दिखाई देता है अगर ढंग से सब कुछ किया जाए तो। अब इतने सारे बवाल के बीच में हम देख रहे हैं यूएस मार्केट में बवाल चल रहा है, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। हमारी करेंसी का बैंड बजा पड़ा है, आईपीओस निकाले जा रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर को पागल बनाया जा रहा है, प्रॉपर्टी में स्लम आने के चांसेस लग रहे हैं। और इन सब के बीच में जो सेबी के चेयरमैन है उनको चेंज कर दिया गया है, नए सेबी के चेयरमैन आए हैं पांडे जी। तो लेट्स सी क्या करते हैं,
क्योंकि पहले ये फाइनेंस और रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, इन्होंने ही इनकम टैक्स स्लैब का जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है वो सब कुछ किया है। जो लेटेस्ट बजट आया था उसमें कस्टम ड्यूटीज के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया था, जो नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है उसके ऊपर इन्होंने ध्यान दिया था। तो लेट्स सी क्या आके करते हैं। उम्मीदें तो अच्छी है, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा है। सेबी का काम कंट्रोल नहीं करना ना, जैसे आरबीआई करता है। आरबीआई पैसा मार्केट में रेगुलेट कर सकता है, रोक सकता है, बहुत कुछ कर सकता है इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। बट सेबी एक तरह से मान लो वॉचर है, वो देखता है कुछ गलत तो नहीं हो रहा मार्केट के अंदर। तो क्या ये लॉस मेकिंग स्टार्टअप के ऊपर भी कोई रेगुलेशन लेके आए? बाकी एक अच्छी खबर ये है कि भाई इंडिया से एप्पल की जो पार्ट्स है वो अब चाइना में शिप होने शुरू हो गए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम निकाली थी $3 बिलियन से ज्यादा की, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स को बूस्ट करने का प्लान किया गया था। मदरबोर्ड, सीपीयू, इस टाइप के प्रोडक्ट्स बन रहे थे। तो भाई इंडिया के अंदर बन रहे हैं, वो चाइना जा रहे हैं असेंबल करने के लिए, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। चाइना के अलावा वियतनाम वगैरह बहुत सारी जगहों पे सप्लाई करा जाएगा इंडिया से। बट यहाँ पे एक सवाल फिर से निकल के आता है ना, अभी थोड़े दिन पहले की बात है जहाँ पर मैंने बात करी थी कि भाई चाइना में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है, इंपोर्ट हमारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद में गवर्नमेंट का बयान नहीं निकल के आया था कि भाई अभी के टाइम पे आपको इंपोर्ट इसलिए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि हमको अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वहां के मटेरियल्स लेने पड़ते हैं। तो भाई समझो ना ये बात, एक जगह पे कहा जा रहा है कि वहां के मटेरियल्स के चक्कर में इंपोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई जाए, एक जगह पे बोल रहे हो कि भाई हमारा प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम सक्सेसफुल रही है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मिसमैच है, या फिर हो सकता है कि हम अभी भेजना शुरू कर रहे हो पर वो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर। साथ में गवर्नमेंट ने $1 बिलियन की सब्सिडी निकाल दी है सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। माइक्रोमैक्स को फायदा होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि माइक्रोमैक्स ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो फैक्ट्री लगा रहे हैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उनको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। सब्सिडी मिलेगी, कहीं ना कहीं हमारे लिए एफिशिएंट रेट के ऊपर सोलर पैनल्स आ पाएंगे, जिसपे हमको अगेन सब्सिडी मिल पाएगी। तो हम सस्ते के अंदर घर पे सोलर पैनल लगा पाएंगे, बिजली बचा पाएंगे, बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को शायद ये बात पता है कि अभी इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो सोलर पैनल्स बना रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी आउटडेटेड है, चाइना के लेवल की वो चीज़ें नहीं बना पा रहे हैं। शायद उसी के ऊपर कुछ करने का प्लान चल रहा है, क्योंकि अगर आप सब्सिडीज दोगे इतनी ज़्यादा तो बड़े बड़े प्लेयर्स आ जाएंगे। अगर बड़े प्लेयर्स आएंगे तो छोटे मैन्युफैक्चरर्स जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, वो बंद ही हो जाएगी, या फिर उनको भी लाइन पे आना पड़ेगा। बाकी अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात करके चले तो 6.2% बढ़ती हुई दिखाई दी Q2 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। और अगर वर्ल्ड बैंक की बात करके चले तो उनका कहना है 7.8% से ग्रोथ रेट चाहिए हमको, अगर हम 2047 तक हाई इनकम नेशन बनना चाहते हैं। ऐसा वर्ल्ड बैंक कह रहा है। तो क्या ये अचीव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये पता नहीं भाई। बाकी इंडिया और जापान ने करेंसी एक्सचेंज करी है $75 बिलियन की। जापान की करेंसी रिलेटिवली स्टेबल होती है, तो इंडिया को कहीं ना कहीं इसमें फायदा देखने को मिलेगा। अगर हम चाहते तो अपने डॉलर रिजर्व भी बढ़ा सकते थे, पर हमने डॉलर रिजर्व नहीं बढ़ाया, हमने जापान से एक्सचेंज किया है, जो कि एक अच्छी चीज है। अब एक्सचेंज करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होगा, जो मुझे लगता है, बाकी तो टाइम ही बताएगा, कि जापान से शायद इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, क्योंकि उनके पास इंडियन रुपी इकट्ठा हो जाएगा ना, तो यूटिलाइज करने के लिए ऐसे काम कर सकते हैं। बाकी अडानी ग्रुप की बात करके चले तो वो एयरपोर्ट रिटेल बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं। 300 मिलियन एनुअल ट्रैवलर विजिटर्स का प्लान है उनका, इस लेवल पे ग्रो करना है। 2025 के अंदर जो 50 स्टोर्स है उसको आने वाले साल के अंदर, मतलब एक ही साल के अंदर 310 पे ले जाना, मतलब 270 रिटेल स्टोर्स हो गए और 40 एफएनबी आउटलेट्स हो गए। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी फ्लिपकार्ट ने जो उनका ENS कॉमर्स था उसको शट डाउन कर दिया है 3 साल के बाद में एक्वायर करने के। 2017 में कंपनी शुरू हुई थी। ये स्टोर टेक प्रोवाइड करती थी, बेसिकली मार्केट प्लेस मैनेजमेंट। आपको जो भी मार्केट प्लेस है ना, उसको डायरेक्टली यूज करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करो और एक ही प्लेटफॉर्म से आप बाकी सारे मार्केट प्लेस, मतलब Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह रेगुलेट कर सकते हो। मुझे नहीं पता ENS कॉमर्स में क्या क्या ऑप्शन थे, बट जो भी मार्केट प्लेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, एक ही जगह के ऊपर आप सारे के सारे मार्केट प्लेस को इकट्ठा ऑपरेट कर पाओ। तो फ्लिपकार्ट ने खरीदा था अपनी एक्सपेंशन के लिए। अब मेरे हिसाब से उन्होंने उसको निचोड़ लिया, जितना कुछ करना था अब उसको बंद कर रहे हैं। अब कहानी ये कही जा रही है कि भाई ऑपरेटिंग रेवेन्यू तो ऑलमोस्ट 40% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 54 करोड़ के ऊपर पहुंच गया, और 73.8 करोड़ का लॉस देखने को मिला, जो कि बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस चक्कर में बंद किया जा रहा है, लोगों को निकाला भी जा रहा है। 2021 के अंदर इसको खरीदा गया था 250 से 300 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर। फाउंडर्स ने पैसा कमा लिया, ठीक है बस, और ऐश करो। बाकी माइक्रोसॉफ्ट,
स्काइप बंद कर रहा है मई के महीने के अंदर। 22 साल चलाया ना, 2023 के अंदर इसको एक्वायर किया था। मेरे को अभी भी याद है भाई, एजेंसी लेवल पे मैंने बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया है यार। 2 ही सॉफ्टवेयर होते थे, एक ज़माने में याहू मैसेंजर हुआ करता था, अब तो पता नहीं किसी ने सुना होगा नहीं सुना होगा। फिर स्काइप हुआ करता था, इन्हीं से ही सारा काम चलता था इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल करने का। व्हाट्सएप व्हाट्सएप कुछ नहीं होते थे, तो सारा कम्युनिकेशन यहाँ या फिर मेल पे हुआ करता था। वीडियो कॉल्स यही हुआ करती थी। आज ज़ूम वूम बहुत सारी चीज़ें आ गई है, बट हमारा तो ज़ूम स्काइप ही हुआ करता था। तो मेरे लिए तो बंद होना थोड़ा नॉस्टैल्जिया टाइप का लग रहा है। बट बात ये है ना, स्काइप के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं, बहुत एडवांस वर्जन ऑफ स्काइप भी आ गए हैं, तो इसलिए शायद उतनी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ में आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कर बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ भी याद रखना।